अध्याय 3। एरोप की दुनिया। स्तन। एक महिला के स्तन पुरुषों की उम्मीद से भरे होते हैं। ये पंक्ति युवक के दिमाग में कौंधी जब उसकी नजर उसके सामने मोटे स्तनों की जोड़ी पर केंद्रित हुई। हाओ क्या तुम ठीक हो? मुझे पता है कि मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे समझ सकते हो। तारांकन दबाओ। एक मजबूत आलिंगन के साथ युवक ने महसूस किया कि उछलते स्तनों की जोड़ी उसके चेहरे पर दबाव डाल रही है। जिया हाओ को याद आया कि कैसे उसे राजा यानिलुओ ने बाहरी क्षेत्र के औरोरा में फेंक दिया था। अरे, मैंने अभी अभी सुंदर परियों और दानवों की दिव्य सूची जला दी। क्या ये कोई बड़ा अपराध था कि उसने मुझे ब्रह्मांड से बाहर फेंक दिया? दिव्य सूची में वास्तव में विभिन्न अन्य सुंदरियों और उनकी मसालेदार तस्वीरों की सबसे अच्छी छवियां थीं। जिया हाओ समझती है कि यम राजा ने अपना आपा क्यों खो दिया। प्रक्रिया का पालन करने और उसे पुनर्जन्म के द्वार से गुजरने देने के बजाय राजा यम ने उसे एक स्थानिक भंवर में फेंक दिया और इसे एक दुर्घटना के रूप में बंद कर दिया, जिससे उसे स्वर्गीय क्षेत्र के मुआवजे से वंचित होने का मौका मिला। हे, जिम्मेदारी से बचने का ये कितना अच्छा तरीका है। क्या बकवास है। अंत में ये जिया हाओ था जिसने कष्ट सहा। कम से कम यहाँ आने से पहले उसने यही सोचा था। जिया हाओ 19 वर्ष, पूर्वी सागर शहर अजूर प्रांत तियानशु राष्ट्र में रहती है। यात्री। जिया हाओ को क्या आश्चर्य हुआ कि उसके सामने 3 सुंदरियां खड़ी थीं। एक मिल्फ, एक तन काले गाउन के साथ मोटा शरीर, अपनी पोशाक को दस्ताने की तरह गले लगा रही थी। वह परिपक्वता की आभा दे रही थी, फिर भी एक कोमल लोमड़ी की तरह आकर्षक थी। दूसरी एक लड़की थी जो काले रंग की पोशाक में थी, जिसने अपनी रत्न जैसी आंखों की रक्षा के लिए एक जोड़ी चश्मा पहना हुआ था। उसके लंबे, गहरे भूरे बाल और आकर्षक चेहरा उसे एक बुद्धिमान और परिष्कृत युवा लड़की की तरह दिखा रहा था। तीसरी लड़की दूसरी लड़की से छोटी थी। हालांकि उसके बड़े स्तन और विकसित शरीर अलग अलग थे। उसके छोटे बाल और तीखी आंखें थीं। उसका शरीर एक एथलीट की तरह फिट और ठीक था। सू युनकी, सू लेन और सू जिंगर। हे भगवान, क्या वे तीनों अबन फैंटेसी नामक गेम से नहीं हैं? जिया हाओ ने चौंकते हुए कहा। अबन फैंटेसी एक ऐसा गेम था जिसे वह 7वीं बार मरने से पहले खेल रहा था। उस जीवन में जिया हाओ एक आधुनिक दुनिया में एलेक्स के रूप में पैदा हुआ था। VRMMORPG का युग अभी शुरू हुआ था और अबन फैंटेसी इसके निर्माण खंडों में से एक था। ये पहला AI संचालित गेम था जो असीमित प्रकार की सामग्री उत्पन्न कर सकता था, जिससे उपयोगकर्ता को ऐसा महसूस होता था कि वे एक काल्पनिक उपन्यास के अंदर रह रहे हैं। आईबॉट्स की प्रतिक्रिया मानव व्यवहार और भाषण की नकल कर सकती थी, जिससे AI बुद्धिमत्ता और मानव बुद्धिमत्ता के बीच का अंतर लगभग न के बराबर हो जाता था। उस गेम का एकमात्र नकारात्मक पहलू ये था। यह एक टेक्स्ट गेम था जिसमें कभी कभार इमेज जनरेट होती थी। लेकिन फिर भी कई लोगों के लिए ये तब तक सहनीय था जब तक कि कुछ नहीं हुआ। गेम का एरोक वर्जन रिलीज किया गया। इसे तब तक अच्छी प्रतिक्रिया मिली जब तक कि यूजर्स को बॉट्स के साथ सेक्सटिंग करना बहुत मुश्किल नहीं लगा। गेम में आपको मिनी क्वेस्ट, मिनी सवाल जवाब वाले गेम पूरे करने होते हैं और बारी बारी से टेक्स्ट गेम में घंटों तक खेलना होता है। लेकिन जिस बात ने खिलाड़ियों को पागल कर दिया वह ये थी कि प्लॉट में बुरे अंत की संख्या बहुत ज्यादा थी। सब कुछ करने के बाद भी बॉट आपको धोखा दे सकता है या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा NTR ऐड किया जा सकता है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि आपके पसंदीदा वाइफ्स की NTR ऐड की छवि आपके द्वारा किए गए हर काम से पहले चमकती है, जिससे बहुत से लोगों ने अपने फोन तोड़ दिए और गेम बनाने वाली कंपनी की 9वीं पीढ़ी को कोसना शुरू कर दिया। सभी प्लॉट के लिए अच्छे, बुरे और तटस्थ अंत थे। जब किसी को बुरे अंत के निशान मिलते हैं, तो वे बस पूरा गेम छोड़ देते हैं और फिर से शुरू से खेलते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार रूट सेट हो जाने के बाद उसे बदलना लगभग असंभव था। इसलिए लोग तब तक खेलते रहे जब तक उन्हें कोई तटस्थ या अच्छा अंत वाला रूट नहीं मिल गया। हालांकि ये गेम अपनी सभी कमियों के बावजूद 1 साल तक लोकप्रिय रहा, जब तक कि पहला VRMMORPG गेम रिलीज नहीं हुआ। हालांकि यह 5 इंद्रियों के साथ पूरी तरह से इमर्सिव नहीं था, लेकिन खिलाड़ी हेलमेट पहन सकते हैं और एक अलग दुनिया देख सकते हैं। यह अनुमान लगाया गया था कि फैंटेसी एनीमे और उपन्यास जैसे पूरी तरह से इमर्सिव VRMMORPG गेम 5 से 10 साल में दिखाई देंगे, लेकिन नया गेम सेबर आर्ट ऑनलाइन लोगों को पागल करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन जिया हाओ नहीं, जिन्होंने लगातार 5 साल तक अबन फैंटेसी खेली। उन्होंने अपने दिमाग में लाखों टेक्स्ट, प्लॉट, क्वेस्ट, हीरोइन, विलेन, संभावित बोनस और खतरों को याद किया। वे उन मासोकिस्ट खिलाड़ियों में से एक थे
जिन्होंने खराब अंत वाला रूट खेला और इसे बदलने की कोशिश की। उन्होंने सभी प्लॉट में अच्छे अंत को प्राप्त करने के लिए अर्बन फैंटेसी गेम को कई साल समर्पित किए। जहां तक सेबर आर्ट ऑनलाइन न खेलने की बात है, तो ये बिल्कुल भी कारण नहीं था कि वह वीआर हेलमेट खरीदने में असमर्थ था। लेकिन लानत है, ये सोचकर कि मैं इसमें चीट कोड इंस्टॉल करने की कोशिश करते हुए मर गया। वैसे भी बात यह है, सू युन की, सू लेन और सू जिंग रा मेरे ठीक सामने खड़े हैं और वे कैरेक्टर कार्ड से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। जिया हाओ ने मुंह में लार भर ली क्योंकि सू युनकी के गले लगने से उसका गला लगभग घुट गया था। हालांकि उसे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि कथानक हर चीज में अलग है। जिया हाओ को पहले से ही आम बात याद थी, टेम्पलेट्स। जिया हाओ 19 साल की, पूर्वी सागर शहर अजूर प्रांत तियानशु राष्ट्र में रहती है। 3 दिन पहले जिया हाओ के माता पिता एक दुर्घटना में मर गए। जिया हाओ ने एक कमरे में अकेले 3 दिन बिताए। सू युनकी और उनके पति जिया हाओ के माता पिता के दोस्त थे। हालांकि सू युनकी के पति की 3 साल पहले मृत्यु हो गई, जिससे उनकी खूबसूरत पत्नी और 2 बेटियां रह गईं। जिया हाओ के माता पिता की मृत्यु की खबर सुनने के बाद सू युनकी यहाँ पहुंची और जिया हाओ को सांत्वना दी। और अब वह जिया हाओ को अपने हवेली में वापस आने और वहां रहने पर जोर दे रही है। हाँ, कितना सुविधाजनक प्लॉट है। जिया हाओ, अब से मुझे अपनी माँ की तरह समझो, ठीक है? सू युनकी ने जिया हाओ की ओर देखा और दृढ़ स्वर में बोली। ठीक है, आंटी सू। जिया हाओ ने शर्म से सिर हिलाया। तो तैयार हो जाओ और हमारे साथ आओ। तुम हमारे साथ हमारी हवेली में वापस आ रही हो। हालांकि जब वे सू परिवार की हवेली में पहुंचे, तो जिया हाओ के हाव भाव बदल गए जब उसने वहां एक व्यक्ति को खड़ा देखा। ली ताओ, ये कमीना यहाँ क्या कर रहा है? अध्याय 4, पहला खलनायक प्रकट होता है। अबन फैंटेसी ग्रंथों द्वारा निर्मित एक विशाल और असीम दुनिया की तरह थी, जिसमें लगभग असीमित संभावनाएं छिपी हुई थी। हालांकि उपयोगकर्ता आधार की परस्पर क्रिया के कारण ऐसे कुछ ही लोकप्रिय मार्ग थे जिनसे खिलाड़ी गुजर सकता था। ध्यान रहे, लोकप्रिय मार्गों का मतलब उपयोगकर्ताओं के लिए अच्छा अंत नहीं होता। लेकिन फिर चलो किंग क्षम नहीं करते हैं न। जहां तक ये पता लगाने की बात है कि यह एक खराब अंत वाला मार्ग है, तो आप बस एक कमीने का सामना करते हैं जिसे आसानी से हराया नहीं जा सकता। खेल में खिलाड़ी को कई विकल्प दिए गए थे और प्रत्येक विकल्प कथानक को अलग तरह से प्रभावित करेगा। हालांकि अब ली ताओ को देखकर जिया हाओ को एहसास हुआ कि वह केवल एक सहायक पात्र था, जो ली ताओ द्वारा उसे कड़ी टक्कर दिए जाने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार, जब तक कोई जिया हाओ जैसा अनुभवी खिलाड़ी न हो, अबन फैंटेसी के खराब अंत वाले मार्ग में खलनायक को हराना इंजीनियरों द्वारा वास्तविक इंजीनियरिंग करने के समान ही है। सू फैमिली की कंपनी का नाम ब्लू क्रिस्टल कॉर्पोरेशन है। भविष्य में ऐसी स्थिति होगी जहां सू युनकी को 10 मिलियन युआन नकद देने होंगे, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। जिया हाओ ने मन ही मन सोचा। खेल में वापस एक खिलाड़ी को 3 विकल्प दिए गए होंगे। 1, उसे 10 मिलियन युआन नकद दे जो आपको अपने माता पिता की गुप्त तिजोरी में मिले थे। 2, पास के पहाड़ पर जाएं और एक ग्रीन क्रिस्टल जेड खोदकर सू युनकी को दें। 3, कुछ न करें। लेकिन वर्तमान में जिया हाओ कहीं से भी 10 मिलियन युआन नहीं निकाल सकता है, नहीं उसे पता है कि उसे ग्रीन क्रिस्टल जेड कहाँ मिल सकता है। आखिरकार खेल बहुत ज्यादा बैकस्टोरी दिए बिना बस विकल्प देता है। यहाँ तक कि जिया हाओ, जो खेल के लगभग सभी प्लॉट को जानता था, ली ताओ को देखकर परेशान हो गया। भले ही यह एक बुरा अंत मार्ग हो, उसे 3 महीने बाद दिखाई देना चाहिए था। वह अब यहाँ क्यों है? जिया हाओ ने उसे देखते ही अपनी मुट्ठी भींच ली। ली ताओ, एक एंटीक ब्रोकर, एक बहुत बड़ा विकृत और लंपट। अगर कुछ नहीं किया जाता, तो वह निश्चित रूप से सुपरिवार की महिलाओं पर अपने गंदे पंजे रखता। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि जिया हाओ ने उसके खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार सभी बुरे साइड कैरेक्टर की तरह ली ताओ को भी किस्मत का साथ मिला। उसके बचने के 10 में से 9 मौके थे। वर्तमान में जिया हाओ एक साइड कैरेक्टर का दुखद अस्तित्व है, जिसका भाग्य सू परिवार की महिलाओं को ली ताओ द्वारा बर्बाद होते देखना है। हालांकि वर्तमान जिया हाओ ऐसा होने देने के लिए तैयार नहीं था। हाँ, हाओ एर, तुम इतनी पीली क्यों दिख रही हो? क्या तुम? सू लान ने जिया हाओ को देखा और कुछ चिंता के साथ पूछा। नहीं, कुछ नहीं, बड़ी बहन सू। सब ठीक है, मैं बस कुछ सोच रहा था, जिया हाओ ने जल्दी से कहा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया।
आंटी सू, वह व्यक्ति, क्या वह आपसे मिलने आया है? जिया हाओ ने सू युनकी से पूछा। सू युनकी ने भी दूर से ली ताओ को देखा और उसका चेहरा सख्त हो गया। हाँ, मुझे लगता है हाल ही में हमारी कंपनी में कुछ गड़बड़ियां हुई थी, इसलिए वह मुझसे मिलने यहाँ आया था। उसे अभी के लिए दूर भेजने के बारे में क्या ख्याल है? जिया हाओ ने सू युनकी की ओर देखा। लेकिन वह यही है, हम उसे ऐसे वापस नहीं भेज सकते। सू युनकी ने अपना सिर हिलाया। क्यों? क्या आप मिस्टर ली ताओ को जानते हैं? वास्तव में नहीं, लेकिन मुझे उसका चेहरा देखना पसंद नहीं है। जिया हाओ ने आह भरी। इसके अलावा, आप कह सकते हैं कि हम अभी एक अंतिम संस्कार से आए हैं। आपको कुछ आराम की जरूरत है, आंटी सू। चूंकि आप इतना जोर दे रही हैं। सू युनकी ने एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाया। लान एर, जिंग एर, हाओ एर को घर में लाओ। हाँ, माँ। जिया हाओ, हमारे साथ आओ। सू जिंग रा ने जिया हाओ की बाह पकड़ी और उसे अंदर खींच लिया। जिंग र, क्या तुम मेरी बाहें तोड़ना चाहते हो? तुम्हें इतना कमजोर होने के लिए किसने कहा? जिया हाओ को देखते ही सू जिंग रा के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। सुनो, अगर कोई तुम्हें धमकाने की हिम्मत करता है, तो बस मुझे बताओ, ठीक है? मैं उन्हें पीट दूंगी। जिंग र, तुम इतने हिंसक क्यों हो? सू लैन रा ने अपना सिर हिलाया। तुम हमेशा हाओ र को ऐसे ही चिढ़ाते हो। ठीक है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, बड़ी बहन। सू जिंग रा ने मुंह बनाया। इसके अलावा, मैं जिया हाओ को मजबूत बनाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। जरूर तुम। जिया हाओ ने सू जिंग रा को एक तरफ से देखा। हाओ र, अभी के लिए गेस्ट रूम का इस्तेमाल करो। दूसरा कमरा, हम इसे बाद में साफ कर देंगे, ठीक है? सू लैन ने जिया हाओ को देखकर मुस्कुराई। जिया हाओ सू लैन की मुस्कान देखकर दंग रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सू युनकी की सौम्यता विरासत में मिली हो। हवेली बड़ी थी और इसमें कई कमरे थे। जिया हाओ ने दो नौकरानियों को भी देखा जो हर चीज का ख्याल रखती थी। जल्द ही सू युनकी वापस आ गई, लेकिन उसके चेहरे पर भाव अच्छे नहीं थे। हालांकि जिया हाओ को देखते हुए वह मुस्कुराई। हाओ र, क्या तुम यहाँ ठीक महसूस कर रही हो? चाची तुम्हारे लिए कुछ सब्जी फ्राई बना देंगी, ठीक है? क्या तुमने ली ताओ को भेज दिया? जिया हाओ ने अपनी चिंता छिपाते हुए पूछा। वह वापस चला गया। उसने कहा कि वह 3 दिन में वापस आएगा। सू युनकी ने आह भरी। हाओ र, चाची सू, मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही हूँ। क्या मैं जाकर सो सकती हूँ? ओह, जरूर। सू युकनी ने जल्दी से सिर हिलाया और उसके बालों को सहलाया। बस आराम करो और यहाँ आराम से रहो, ठीक है? अगर तुम्हें कोई परेशानी आती है, तो मुझे तुरंत बताओ। हाँ, आंटी सू। तारानकन चुंबन। जिया हाओ दंग रह गया जब सू युनकी ने उसके माथे को चूमा। अच्छा लड़का, बस आंटी की बात सुनते रहो, ठीक है? अपना माथा रगड़ते हुए जिया हाओ ने सू युनकी को वापस जाते देखा। उसके मोटे शरीर को देखते हुए गांठ हिलाते हुए जिया हाओ को तुरंत इरेक्शन हो गया। वाह, शांत हो जाओ, छोटे भाई। जिया हाओ ने अपनी पैंट को देखते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। बाद में तुम्हें कुछ अच्छा खाना मिलेगा, ठीक है? आरामदेह बिस्तर पर गिरते हुए जिया हाओ की सारी थकान उसके सिर पर सवार हो गई, जिससे उसे नींद आ गई। हालांकि ली ताओ के बारे में सोचते हुए वह चिंतित था। भाड़ में जाओ, मैं खेल की दुनिया में आ गया। मेरा सिस्टम कहाँ है? अब मैं अर्बन फैंटेसी के विकल्पों का चयन नहीं कर सकता। साथी यात्री भाइयों, मुझे लगता है कि मैं ट्रांसमिग्रेटर्स की शर्म बन गया हूँ। जब वह आहें भर रहा था और अपने कमरे को व्यवस्थित कर रहा था, तो उसने अपने बैग में एक अजीब आइटम स्टैंड होल्डर देखा। अध्याय 5, एक अनजान दुनिया। खेल में विभिन्न बुरे अंत के बारे में उसके पास पहले से ही बहुत सारी बुरी यादें थीं। इसने अर्बन फैंटेसी के अनगिनत खिलाड़ियों को पागल कर दिया, जिससे खेल की लोकप्रियता गिरते उल्का की तरह गिर गई। हालांकि जिया हाओ ने वर्षों तक खेल खेलना जारी रखा, लेकिन एक कुशल पत्नी भी चावल के बिना खाना नहीं बना सकती। सिस्टम के बिना जिया हाओ के विकल्प बहुत सीमित हो जाते हैं। मेरे पास पहले से ही 3 दिन का समय है। इन 3 दिनों में मुझे 10 मिलियन युआन या क्रिस्टल ग्रीन जेडस्टोन पाने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ, करना चाहिए। जिया हाओ ने अपने मन में कहा और उसकी आंखें भारी हो गईं। बिस्तर पर लुढ़कते हुए वह धीरे धीरे सो गया। उसने ध्यान नहीं दिया कि अजीब आइटम स्टैंड अपनी जगह से गायब हो गया। डॉट डॉट डॉट, हाँ, ये कहाँ है?
जिया हाओ ने अपनी आंखें खोली और अचानक अपने चारों ओर देखा। उसने अपने चारों ओर घना काला अंधेरा महसूस किया, साथ ही एक अजीब ग्रे धुंध एक अजीब वाइब दे रही थी। क्या मैं तैर रहा हूँ? ये जगह आखिर कहाँ है? जिया हाओ ने भौहें सिकुड़ी। क्या मैं वापस पाताल लोक में हूँ? नहीं, मुझे नहीं लगता। फिर अचानक उसकी नजर पास में एक मन चमकती हुई वस्तु पर पड़ी, जो एक अजीब बहुरंगी चमक से चमक रही थी। जिया हाओ ने खुद को उसकी ओर बढ़ाया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह एक छोटा बर्तन था। रुको, क्या ये सजावटी बर्तन जिया हाओ द्वारा आइटम स्टैंड के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया था? यह अब इतना अलग क्यों दिखता है? जिया हाओ चौंक गया क्योंकि वह इसके अंदर एक टॉर्च, दो रबड़, एक पेंसिल और एक चॉकलेट बार देख सकता था। मूल जिया हाओ की याद में ये कुछ ऐसा था जिसे उसके पिता ने 10 युआन में एक सड़क के प्राचीन स्टॉल से खरीदा था। हालांकि ये पहले की तुलना में अधिक शानदार और प्राचीन लग रहा था। अगर कोई समझाना चाहे तो वह कहेगा कि यह ऐसा है जैसे कांस्य का एक ब्लॉक खजाने के एक खूबसूरत टुकड़े में बदल गया। यह एक अजीब सा दिखने वाला बर्तन था, 3 पैरों वाला एक छोटा चौकोर बर्तन जैसा, और इस पर अजीबोगरीब पैटर्न थे। जिस क्षण जिया हाओ ने इसे छुआ, उसमें से एक बहुरंगी रोशनी निकली और उसके शरीर को घेर लिया। क्या बकवास है? यह मुझे कहाँ खींच कर ले जा रहा है? जिया हाओ ने तुरंत स्थिति को समझ लिया क्योंकि वह कई बार ऐसी ही स्थिति से गुजरा था। यह एक स्पेस टाइम जंप था। बकवास। मैं अभी अभी अर्बन फैंटेसी जैसी आदर्श दुनिया में आया हूँ। ये घटिया बर्तन मुझे कहाँ ले जा रहा है? वो सू युनकी, सू लेन और सू जिंग प्र। मैं किसी का स्वाद नहीं ले पाया। इस घटिया किस्मत को भाड़ में जाओ। मैं शिकायत दर्ज कराना चाहता हूँ। तारांकन बूम। अचानक दुनिया चमक उठी जब जिया हाओ को लगा कि वह नर्म घास पर उतरा है। अपने सामने देखते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह एक अंधेरा जंगल था जिसमें अजीबोगरीब काले पेड़ थे, जिनकी मुड़ी हुई शाखाएं धुंधले आसमान की ओर इशारा कर रही थी। जिया हाओ को अपने आसपास के वातावरण को देखते हुए एक दर्दनाक दर्द महसूस हुआ जो एक अजीबोगरीब अंधेरे जंगल जैसा लग रहा था। तारांकन कियर्क कियर्क तारांकन। जिया हाओ चौंक गया जब उसने अजीब और पीड़ादायक आवाजें सुनी। लेकिन जिस चीज ने उसे चौंकाया वह था नुकीली नाक और चमकती आंखों वाले काले, बौने जैसे जीवों का समूह। वे काले भूतों की तरह दिख रहे हैं। मैं कहाँ हूँ? शहरी कल्पना की सामान्य कथानक में कोई राक्षस नहीं है। जिया हाओ चौंक गया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। आखिरकार वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो 8 बार पाताल लोक गया था। वहां उसने किस तरह की यातनाएं और राक्षस नहीं देखे। भूत, राक्षस, शैतान और यहाँ तक कि पाताल लोक के सबसे भयानक सम्राट यानिलुओ यहाँ के किसी भी भूत से ज्यादा भयानक थे। यहाँ तक कि सबसे भयानक दिखने वाला बैल के सिर वाला गार्ड भी सहानुभूति के कारण जिया हाओ का दोस्त बन गया। रसातल में छिपे राक्षस का तो जिक्र ही नहीं। कुछ समय बाद जिया हाओ उनके साथ तालमेल बिठाने लगा। लेकिन अचानक उसने एक रोशनी चमकती देखी जब बैंगनी वस्त्र पहने एक लड़की ने अपनी तलवार से वार किया। तलवार की किरण चमकी और उसने एक काले भूत को मार डाला। हालांकि लड़की कांप उठी और उसने मुंह में खून भर लिया। उसके लंबे बाल एक अंधेरी नदी की तरह बह रहे थे। उसके पूरे शरीर से एक वीरता निकल रही थी आभा। वह एक गर्वित महिला मार्शल कलाकार की तरह लग रही थी, जिसके हाथों में तलवार थी, जो एक तेज आभा के साथ चमक रही थी। अंधकार के गंदे जानवर, कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी जमीन पर अतिक्रमण करने की? लड़की ने एक अजीब भाषा में बात की। हालांकि जिया हाओ इसे पूरी तरह से समझ सकती थी। तारांकन जेआई 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 जेआई। एक भयानक हंसी के साथ काला धुआं दिखाई दिया, जैसे एक हुड पहने हुए एक काला भूत दिखाई दिया, जो लड़की को भयानक नजर से देख रहा था। क्या अच्छी महिला है। आज रात हम ऐसे कोमल शरीर और मांस का जश्न मनाने जा रहे हैं। हालांकि आवाज फटी हुई थी, लेकिन हुड वाला काला भूत इंसान की तरह बोल रहा था। डार्क ब्लास्ट, लानत है। जब लड़की ने उसे रोकने की कोशिश की तो डार्क एनर्जी का एक शंकु लड़की की ओर उछला। उसने डार्क एनर्जी को 2 भागों में काटते हुए अपनी तलवार चमकाई। हालांकि जब वह आराम कर रही थी तो जमीन हिल गई और उसके पैरों के नीचे एक गहरा काला अंधेरा दिखाई दिया। लड़की के चेहरे पर भाव बदल गए और वह कूद गई, जिससे उसका शरीर कुछ मीटर दूर चला गया। जहां वह खड़ी थी वहां से डार्क स्पाइक्स निकले। लेकिन फिर हुड वाले काले भूत के जादू ने उस पर फिर से हमला कर दिया। वह पहले से ही बहुत घायल थी क्योंकि वह वापस ब्लास्ट हो गई और जिया हाओ के बगल में गिर गई।
भाड़ में जाओ, क्या बकवास हो रहा है। आखिरकार हाओ घबरा गया जब उसने देखा कि मजबूत दिखने वाली लड़की उसके बगल में घुटनों के बल बैठी है। वह भी जिया हाओ को देखकर दंग रह गई। उसे नहीं पता था कि उसके साथ कोई और भी है। जिया हाओ घबरा गया क्योंकि उसने खुद को बचाने के लिए अपने आसपास कुछ पकड़ने की कोशिश की। उठो, शक्तिशाली बहन, तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी, जिया हाओ ने आग्रह किया। लड़की ने भी उठने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठ पाई। मेरे पास ज्यादा ऊर्जा नहीं बची है। जल्दी करो और मुझे कुछ दवाएं दो, लड़की ने हाँफते हुए कहा। मेरे पास कुछ भी नहीं है। जिया हाओ लगभग चिल्ला पड़ी। वह उसे कहीं से भी कोई दवा कैसे दे सकता है। क्रीक क्रीक, अंधेरे भूतों ने छोटे हथियार पकड़े हुए थे और वे उनकी ओर बढ़ रहे थे। लड़की ने अपने दांत भींच लिए क्योंकि उसने अचानक जिया हाओ के हाथों में एक बेलनाकार वस्तु देखी। रुको, बहन, यह एक मशाल है। लेकिन इससे पहले कि जिया हाओ कुछ कर पाती, मशाल की रोशनी अंधेरे जंगल में एक छोटे सूरज की तरह चमक उठी। और उसके बाद तारांकन PZZT। जिया हाओ और लड़की दोनों चौंक गए जब उन्होंने देखा कि मशाल की रोशनी से उनके शरीर धूल में बदल रहे थे। हुड वाले काले भूत के हाव भाव बदल गए और वह पलटा और भाग गया। भागो, भागो, ये पवित्र ऊर्जा है, तुम्हें भागना चाहिए। मर जाओ, गंदे कमीने, लड़की ने महसूस किया कि उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने मशाल को लाइटसेबर की तरह घुमाया। तारांकन ZZRT। तारांकन, भूत प्रकाश से तेज कैसे चल सकता है। कुछ सेकंड बाद ही काले राख के ढेर और कुछ हड्डियां बची रहीं। हुड वाला भूत भी तुरंत मर गया। हाँ हाँ, यह क्या बकवास था। जिया हाओ की छाती ऊपर नीचे हो रही थी और वह हैरानी से उस दृश्य को देख रहा था। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, लड़की ने उसे कसकर गले लगा लिया और आगे झुककर अपने होंठ जिया हाओ के होठों पर दबा दिए। मननफफ, जिया हाओ दंग रह गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे अचानक इस तरह चूमा जाएगा। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि लड़की का शरीर बहुत गर्म था और उसमें से एक अजीब और मीठी खुशबू आ रही थी। कृपया मेरी मदद करें, ये बहुत गर्म है, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिया हाओ दंग रह गया क्योंकि उसे तुरंत स्थिति समझ में आ गई। आगे बढ़ते हुए उसने तुरंत अपने कपड़े उतार दिए। आपकी सेवा में, मिस।